अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस महविश ने भेजी है और ये बताती हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो रावलपिंडी से है। जब ये पैदा हुई थी तो पैदा होने के बाद ही इनके जो पेरेंट्स थे उनमें आपस में इख्तलाफात शुरू हो चुके थे और जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी वैसे वैसे ये जो इख्तलाफात थे ये बढ़ते चले जा रहे थे। ये बताती हैं कि जब मैं 8 या 9 साल की हुई तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो चुके थे। मेरे फादर मुझे मेरी माँ के पास छोड़ के हमेशा के लिए जा चुके थे। उस एज में, जिस एज में एक बच्ची को अपनी माँ की, अपने बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेरे फादर मेरे साथ मौजूद नहीं थे। अब मेरे जो ननियाल वाले थे, मेरे मामू, मेरी नानी, मेरी खाला, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो भी किसी तरह मेरी मम्मी की यानी मेरी मदर की शादी करवा दें और अगर जिससे शादी होगी वो मुझे अपने साथ रखना चाहेगा तो रख लेगा, वरना मैं नानी के पास या खाला के पास रहूँगी। ये जो फैसला था उन्होंने अपने हिसाब से किया था, लेकिन मेरे लिए किसी जुल्म से, किसी बर्बरियत से कम नहीं था। ऐसा ही हुआ कि कुछ अरसे बाद मेरी मदर की शादी कर दी गई और मुझे मेरी खाला के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। जिस एज में बच्चे खेला करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ घूमा करते हैं, स्कूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, उस एज के अंदर मैं अपने बाप को भी खो चुकी थी और मेरी मदर भी एक बहाने के ज़रिए मुझसे दूर कर दी गई थी। मेरी मदर की जिस शहर में शादी की गई थी वो दूसरा शहर था और मैं जिस शहर में रह रही थी, यानी जहाँ पे खाला के घर में मैं मौजूद थी, वो एक दूसरा शहर था। शुरू में खाला ने बहुत मोहब्बत दिखाई, बहुत साथ दिया और लगता था कि जैसे वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा था, वक्त गुज़र रहा था, तो वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि इनकी जो भी मोहब्बत है वो बस दिखावे की मोहब्बत है और इस मोहब्बत का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी और ना मैं स्कूल जाती थी, ना कोई काम किया करती थी, बस मुकम्मल तौर पे घर में रहती थी। छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं उसमें अपनी खाला का हाथ बटाया करती थी। कुछ अरसे तक सब कुछ ऐसे चलता रहा और फिर अचानक से जो मेरे खालू थे, यानी जिनके घर में मैं रह रही थी, उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया और बजाय इसके कि मेरी खाला मुझे अपने साथ रखती या अपना प्यार दिखाती, मुझे समझाती, उन्होंने मुझे पड़ोस में रहने वाली एक फैमिली के हवाले कर दिया था। ये जो फैमिली थी, ये दोनों बड़ी उम्र के मियाँ बीवी थे, इनकी कोई औलाद नहीं थी और ये रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब मैं मुकम्मल तौर पे इनके रहम करम पे थी और मुझे अपनी बाकी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारनी थी। इनमें जो अंकल थे उनकी एक आंख काम करती थी और एक आंख मुकम्मल तौर पे नाकारा थी, जबकि उनकी जो वाइफ थी वो मुकम्मल तौर पे माजूर थी, वो चलने फिरने से मोहताज थी, उनको कोई भी काम करना होता तो वो खुद नहीं कर सकती थी। मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे इनके हवाले इसलिए किया गया है ताकि मैं वहाँ पे जाके इस औरत की और इस मर्द की खिदमत कर सकूँ। खैर, खिदमत करना मसला नहीं था, अगर अल्लाह ताला को ऐसा ही मंजूर था तो मैं इस पर राज़ी थी। लेकिन जब से मैं उनके घर में गई थी या जब से वहाँ पे मैं सेटल हुई थी तो मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज वाइब्स हैं जो आती हैं, एक अजीब सा खौफ है जो मुझे महसूस होता है। शुरू में मैं समझती कि शायद ये बहुत बड़ा घर है और इस घर में ये 2 लोग मौजूद हैं, इस वजह से मुझे वीरानियत और वहशत महसूस होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो मुझे यकीन होने लगा कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मखलूक़ात या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो वाकई में अपनी प्रेजेंस शो करती हैं या जो बहुत ख़तरनाक है। जैसे कि ये बताती हैं कि जहाँ पे मेरी रिहाइश थी
वो ग्राउंड फ्लोर था और इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर टोटल 4 कमरे मौजूद थे। एक मेरे इस्तेमाल में था, एक उन मियाँ बीवी के इस्तेमाल में था, 2 कमरे खाली थे। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे भी 3 कमरे मौजूद थे। रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था कि एकदम से मेरी आँख खुली, और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस होने लगा कि कुछ गलत होने वाला है। बहरहाल मैं उठ के बैठ गई और जो भी मुझे आयत वगैरह आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की। मुसलसल मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और ख़ास तौर पे मैं अपनी माँ को याद कर रही थी। अभी मैं अपनी मदर के बारे में सोच ही रही थी कि एकदम से मुझे महसूस होने लगा कि जो मेरा रूम है उसके दरवाजे के बाहर कोई वॉक कर रहा है या कोई चल रहा है। पहले तो मैं समझी कि शायद अंकल होंगे, किसी काम से बाहर जा रहे होंगे, या हो सकता है वॉशरूम जा रहे हो, क्योंकि इस घर के अंदर सिर्फ एक ही वॉशरूम था और वो भी सबसे कोने में मौजूद था। कुछ देर तक ऑब्जर्व करने के बाद जब मुझे लगा कि मुसलसल मूवमेंट हो रही है या कोई भारी सा वजूद है जो मेरे कमरे के बाहर टहल रहा है, तो मैंने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाज़ा खोला। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र वॉशरूम की तरफ पड़ी, और जैसे ही मैंने वॉशरूम की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वॉशरूम के दरवाजे के बाहर कोई औरत है जो खड़ी हुई है। मुकम्मल तौर पे उसने स्याह लिबास पहना हुआ है। उसकी मुझे बैक साइड नज़र आ रही है, फ्रंट साइड उसकी वॉशरूम के दरवाजे की तरफ है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो वॉशरूम के बाहर खड़ी होके या उसके दरवाजे के बाहर खड़ी होके कोई काम कर रही है। मुझे अच्छी तरह पता था इस घर में मेरे और उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन जब मैंने इस औरत को देखा तो एकदम से मैं एक्टिव हो गई। पहले तो मैं समझी कि शायद ये कोई चोरनी है या चोर है जो घर के अंदर घुस आई है, लेकिन अगर ये कोई चोरनी थी या चोर थी तो ये वॉशरूम के दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी। अभी मैं इसके बारे में सोच ही रही थी कि एकदम से वो जो औरत थी वो पलटी, और जैसे ही वो औरत पलटी तो मैंने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी हैं, और उसकी जो शक्ल है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही खौफनाक है। जैसे ही मैंने इस औरत को या इसकी शक्ल को देखा तो मैंने फ़ौरन से गेट बंद किया और जल्दी से आके बेड के ऊपर बैठ गई और अपने ऊपर लिहाफ डाल लिया। मैं शदीद खौफ का शिकार थी, मेरे ऊपर कपकपी तारी हो चुकी थी, मुझे बहुत शदीद सर्दी लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद बुखार हो चुका है। ना तो मेरी एज इतनी थी, ना मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था, ना इतनी ज़्यादा कुरानी आयत मुझे आती थी। बहरहाल जो कुछ मुझे आता था वो मैंने पढ़ना शुरू किया और आंसुओं के साथ रोना शुरू कर दिया। मैं मुसलसल अपनी माँ को याद कर रही थी और अपने नसीब को कोस रही थी कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, और ये सब जो मैं देख रही हूँ ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। काफ़ी देर रोने के बाद जब फजर की अजान हुई तो वो जो अंकल थे वो उठे और नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगे। जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगे तो मैंने उनको जाके सारा का सारा वाक़या बताया, और मैंने उनको बताया कि यहाँ पे वॉशरूम के गेट के बाहर एक अजीब सी शक्ल वाली, एक भयानक शक्ल वाली औरत मौजूद थी। ये सुनने के बाद वो कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा या तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। हम लोग इस घर में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह की किसी मखलूक को या किसी औरत को कभी नहीं देखा। मुझे अच्छी तरह याद था कि जिस औरत को मैंने देखा था उसका पूरा का पूरा चेहरा मेरे जहन में महफूज हो चुका था। खैर इसी तरह 4-5 दिन मज़ीद गुजर गए, और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था, और घर के अंदर मासी ने कपड़े धोए थे। जब मासी कपड़े धोती थी तो कपड़े धोने के बाद वो थोड़े थोड़े कपड़े मुझे दे दिया करती थी और कहती थी कि छत पे जाओ और छत पे जाके रस्सी के ऊपर डाल दो। अब मैंने वो कपड़े लिए और कपड़े लेने के बाद सीढ़ियों से होती हुई मैं छत पे जाने लगी। जैसे ही मैंने सीढ़ियाँ मुकम्मल तौर पे अबूर की और छत के ऊपर मैं एंटर हुई तो मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी, और मैंने देखा कि जो छत है इसके बिल्कुल कोने पे मेरी वही खाला, वही आंटी खड़ी हुई हैं जो मुझे यहाँ पे इन लोगों के पास छोड़ के गई थी। और ना सिर्फ वो खड़ी हुई हैं बल्कि वो मुझे देख के मुस्कुरा रही हैं और मुझे इशारा कर रही हैं जैसे कि वो मुझे अपने पास बुला रही हों। शुरू में मैं उनके बहकावे में आ गई और मैं कपड़े छोड़ के उनकी तरफ बढ़ने लगी,
لیکن جیسے ہی میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ غلط ہے. بھلا میری آنٹی، میری خالہ یہاں پہ اتنی رات میں چھت پہ کیسے آ سکتی ہیں؟ خیر جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو میں نے وہ جو کپڑے تھے وہیں پہ پھینکے اور دوڑتی ہوئی واپس نیچے چلی گئی. جب میں نیچے پہنچی تو نیچے جا کے میں نے سب لوگوں کو بتایا کہ میری خالہ یا آنٹی کی شکل میں کوئی عورت چھت پہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے اشارہ کر کے بلا رہی ہے. یہ سننے کے بعد وہ جو انکل تھے اور وہ جو ماسی تھی وہ میرے ساتھ چھت پہ آئے، اور جب وہ لوگ چھت پہ آئے تو ان لوگوں نے پوری چھت کا جائزہ لیا، اور جب انہوں نے پوری چھت کا جائزہ لے لیا تو جائزہ لینے کے باوجود ان کو وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آیا. اب یہ جو واقعات تھے مسلسل میرے ساتھ ہو رہے تھے، نہ انکل کے ساتھ ہوتے تھے نہ آنٹی کے ساتھ ہوتے تھے، اور یہ جو ماسی تھی یہ بھی تقریباً روزانہ 2 سے 3 گھنٹے یہاں پہ گزارا کرتی تھی. اس کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے تھے. اب یہ جو واقعات ہو رہے تھے یہ مجھے خوف میں مبتلا کر رہے تھے. مجھ پہ خوف سا تھا جو مکمل طور پہ طاری ہو چکا تھا. ہر وقت میں ڈری رہتی تھی اور کہیں بھی جانے سے پہلے میں سوچتی تھی کہیں میرا سامنا دوبارہ سے اس طرح کی مخلوقات سے نہ ہو جائے. یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح کچھ مزید دن گزرے اور تقریباً 1 سے 1.5 ہفتہ گزرنے کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ رات کے ایگزیکٹلی 2 بجے میری آنکھ کھلتی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو مجھے ویسے ہی محسوس ہوتا جیسے کہ میرے کمرے کے باہر کوئی کھڑا ہوا ہے یا کھڑکی سے کوئی جھانک رہا ہے. اب میں چاہنے کے باوجود بھی باہر نہیں جاتی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو مجھے نظر آئے گا وہ باقی گھر والوں کو نظر نہیں آئے گا، اور سارے کے سارے لوگ مجھ پہ شک کریں گے کہ جیسے میں جھوٹ بولتی ہوں. بہرحال جب میری 2 بجے آنکھ کھلتی اور مجھے احساس ہوتا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے باہر تو میں مسلسل بیڈ پہ بیٹھی رہتی. ایک رات ایسے ہی ہوا کہ میں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل کپ کپا رہی تھی. مجھ پہ خوف طاری تھا اور میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن سے یا اس مخلوق سے کیسے بچا جائے. اسی دورانیے میں ایک دم سے دروازہ کھلا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ میری ہی عمر کی ایک لڑکی روم کے اندر انٹر ہوئی. اور جب وہ روم کے اندر انٹر ہوئی تو اس کے چہرے پہ بہت زیادہ نور موجود تھا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ موجود تھی اور ایک عجیب سی اسمائل کے ساتھ وہ مجھے دیکھ رہی تھی. حالانکہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی، نہ اس لڑکی کا ان گھر والوں سے کوئی تعلق تھا، لیکن اس کے چہرے پہ اس قدر اٹریکشن موجود تھی، یا اتنا سادگی تھی، یا اتنا خوش اخلاق چہرہ لگ رہا تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں ڈری. اور جب اس نے مجھے مسکرا کے دیکھنا شروع کیا تو میں نے بھی اس کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں ایسا رسپانس کیوں کر رہی ہوں، لیکن بہرحال جب میں نے مسکرانا شروع کیا تو وہ جو لڑکی تھی میرے بیڈ کے قریب آ کے بیٹھ گئی اور اس نے مجھ سے سلام دعا کی. مجھ سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کا نام عفت ہے اور وہ کافی عرصے سے اسی گھر میں رہا کرتی ہے. جب اس نے مجھ سے بات چیت کی میرا بھی حوصلہ بڑھا، میں بھی اس سے بات کرنے لگی، اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ نارمل انسان نہیں ہے، وہ دیگر مخلوقات ہیں. خیر جب اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کی تو اس نے مجھے حوصلہ دینا شروع کیا. اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تم بہت پریشان ہو، تم بہت اکیلی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں، تمہارے ساتھ کھیلوں، اور ہم لوگ بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ پہلے دن ہی اس سے میری کافی دیر بات ہوئی، اور فجر کی اذان سے تھوڑا پہلے وہ کہنے لگی کہ اب میں واپس جا رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد میں تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی. جب وہ مجھ سے مل کے گئی تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ اس دنیا میں میرا بھی کوئی ہے، میری بھی کوئی دوست موجود ہے، اور کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکتی ہوں، جس کے ساتھ میں کھیل سکتی ہوں، اپنے خیالات شیئر کر سکتی ہوں. یہ بتاتی ہیں کہ پھر اگلے دن سے میں اس کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب آئے گی. اسی طرح ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اور تقریباً 15 سے 20 دن گزر گئے اور وہ نہیں آئی. جب وہ 15-20 دن تک نہیں آئی تو مجھے پھر سے افسوس ہونے لگا، پھر سے رونا آنے لگا، اور میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کون لڑکی تھی جو میری دوست بن کے آئی تھی، اور جب کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، میں بہت پریشان ہوں، بہت ڈپریسڈ ہوں، تو وہ واپس کیوں نہیں آ رہی. ابھی میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی نئے ڈریس کے اندر میرے سامنے موجود ہے، اور مجھے دیکھتے ہی ویسے ہی اسمائل کر رہی ہے
जैसे कि उसने पहली दफ़ा स्माइल की थी, और स्माइल करने के साथ साथ वो मेरे करीब बढ़ती चली जा रही है। शुरू शुरू में मुझे खौफ महसूस होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे इसकी आदत होती चली गई। और ये जो लड़की थी, ये हर कुछ दिनों के बाद चक्कर लगाती, रात के टाइम में आती, यानी कि तकरीबन 2 बजे के बाद आती, और फजर की अजान से पहले पहले वापस चली आती। मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे मामलात के बारे में सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस करती, और ना सिर्फ डिस्कस करती, मुझे गाइड करती कि ऐसे करो, परेशान ना हो। आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे उस लड़की की इस कदर आदत हो चुकी थी कि अगर वो कुछ दिन तक नहीं आती तो मुझे ऐसा लगने लगता कि शायद मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी, और वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में, महीने सालों में कन्वर्ट होते चले गए, और तकरीबन 6 से 7 साल तक वो लड़की रोज़ाना मुझसे मिलने आती रही। वो रात के उसी पहर में आती, और उसने मुझसे वादा किया हुआ था कि मेरी और आपकी जो मुलाकात होती है, या हमारी जो दोस्ती है, या हमारा जो ताल्लुक़ है, इसके बारे में ना अपने घर वालों को बताना है, और ना ही इन अंकल और आंटी को बताना है जिनके घर में तुम रहा करती हो। जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और मैं तभी ही जाऊँगी जब मुझे लगेगा कि तुम अपनी दुनिया में बहुत खुश हो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे मेरी उम्र बढ़ती चली आ रही थी, और मैं अब मुकम्मल तौर पे जवान हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही खूबसूरत शक्ल से नवाजा था, और आहिस्ता आहिस्ता करके मोहल्ले से, इनके रिश्तेदारों से बहुत सारे रिश्ते आने लगे, और सब कोशिश करते कि किसी भी तरह मेरे साथ उनकी शादी हो जाए। जो भी रिश्ते आते, मैं अपनी इस दोस्त से मशवरा करती रात में कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अक्सर वो मना कर देती। वो बोलती कि इसको मना कर दो, जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा या मुनासिब रिश्ता आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, फिर तुम उस लड़के से शादी कर लेना, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती चली आएगी। और ऐसा ही हुआ कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, और वो जो लड़के वाले थे उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। खैर, जब रात हुई और रात में मेरी अपनी इस दोस्त से मुलाकात हुई, तो इससे पहले कि मैं उसको कुछ बताती, उसने आगे से बोला कि आज जो रिश्ता आया था, इस रिश्ते को कबूल कर लो, और ये जो शख्स है ये तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखेगा, ना सिर्फ खुश रखेगा बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा पार्टनर साबित होगा। ये बताती है कि ऐसा ही हुआ कि मेरी जो शादी थी उसी घर में हो गई, उसी लड़के से हो गई, और मैंने बहुत इंसिस्ट किया अपनी इस दोस्त से कि तुम भी मेरी शादी में शामिल होना, लेकिन वो कहने लगी कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूँगी, और अगर कभी तुम मुश्किल में हुई या तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊँगी। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही, और ये बताती हैं कि मेरा जो शौहर था जिससे मैंने शादी की थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। फिर जो मेरे बच्चे हुए वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखने वाले थे, और इस बात पे मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने एक लड़की, एक दोस्त जो मुझे भेजी थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, वो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई। ना सिर्फ वो मेरे साथ खेलती थी, मेरे साथ बातें करती थी, बल्कि उसने हमेशा मेरा साथ दिया, और हमेशा मुझे ऐसे मशवरे दिए कि जिन मशवरों पे अमल करके मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब से कामयाब होती चली गई। शुरू शुरू में जो लोग मुझे बुरे लगते थे, या मैं सोचती थी कि मैं कहाँ आके फंस चुकी हूँ, उन लोगों ने भी मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया। तो गाइस, आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के मामलात, कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में अगर आप दूसरों से शेयर करें, दूसरों को बताएं, तो उनके लिए इन पे यकीन करना तकरीबन नामुमकिन होता है। कुछ ऐसी ही स्टोरी मुझे इनकी लगी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के पास भी अपनी स्टोरीज़ मौजूद हैं या इस तरह की स्टोरीज़ मौजूद हैं, तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे, और हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।